एक आदमी, सिर्फ एक लैपटॉप और एक छोटा सा कमरा जहां से उसने पूरे जापान के स्टॉक मार्केट को हिला दिया। उसका नाम था ताकाशी कोतेगावा। लोग उसे बुलाते थे बीएनएफ। और उसकी कहानी सुनने के बाद जो लोग इस वक्त ट्रेडिंग छोड़ने की सोच रहे हैं वो शायद एक बार फिर से रुक जाएं और एक आखिरी कोशिश करने का मन बना लें। अगर कोई इस वक्त ट्रेडिंग में लगातार नुकसान झेल रहा है, हर ट्रेड के बाद खुद पर शक कर रहा है, अकाउंट बार बार ब्लो हो रहा है और मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा है, क्या मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं? तो ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक 21 दिन का चैलेंज है जो शायद पूरी दिशा बदल दे। पूरा वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आखिर में एक ऐसा फ्रेमवर्क मिलेगा जो शायद अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी स्ट्रेटजी में कोई महंगा कोर्स नहीं, कोई पेड सिग्नल ग्रुप नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर नहीं है। सिर्फ सोच का एक ढांचा है जिसे कोई भी, चाहे कैपिटल कितना भी छोटा हो, आज से अपना सकता है। चलो शुरू करते हैं शुरुआत से। साल था 2000। जापान का एक कॉलेज स्टूडेंट, उम्र सिर्फ 20 साल, आगे बढ़ रहा था अपनी जिंदगी में जब एक सर्जरी के बाद उसे कुछ मुआवजा मिला। 16 लाख येन, आज के हिसाब से करीब $12,000। बाकी लोग इस पैसे से शायद कुछ और करते, लेकिन इस स्टूडेंट ने ठान लिया कि वो स्टॉक मार्केट में उतरेगा। किसी बड़े फंड का सपोर्ट नहीं था, कोई मेंटर नहीं था, कोई इनसाइडर जानकारी नहीं थी। बस एक लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन और डे ट्रेडिंग सीखने की जिद। शुरुआत आसान नहीं थी। कई महीनों तक सीखना, गलतियां करना, छोटे नुकसान झेलना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हर नया ट्रेडर झेलता है। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने अपना एक तरीका बनाया, अपनी सोच पर भरोसा करना सीखा और अगले कुछ सालों में उसने अपने 16 लाख येन को बदल दिया 200 करोड़ येन से भी ज्यादा में, यानी लगभग $30 मिलियन। अकेले, बिना किसी टीम के, सिर्फ अपने दम पर, अपने ही कमरे से बैठकर। जापान की फाइनेंशियल मीडिया ने उसे नाम दिया बीएनएफ और वो देश का सबसे मशहूर, सबसे रहस्यमयी रिटेल ट्रेडर बन गया। लोग उसकी शक्ल तक नहीं जानते थे, बस उसके ट्रेड्स की चर्चा हर जगह होती थी। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि उसने कितना कमाया। असली सवाल ये है, उसने ये किया कैसे, किस मानसिकता से, किस सिस्टम से, और उसकी स्ट्रैटेजी में ऐसा क्या था जो आज भी 25 साल बाद भी काम करता है। बीएनएफ की सबसे बड़ी ताकत थी उसका सिस्टम। कोई जादुई इंडिकेटर नहीं, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं, कोई पेड कोर्स नहीं। उसका पूरा तरीका खड़ा था 3 सीधे सीधे प्रिंसिपल्स पर। पहला, कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग। जब पूरा बाजार किसी स्टॉक को खरीदने के लिए टूट पड़ता, वो रुक कर देखता कि क्या ये मूवमेंट सिर्फ एक ओवर रिएक्शन है। जब कोई बुरी खबर से कोई स्टॉक क्रैश करता तो वो पूछता, क्या ये गिरावट जरूरत से ज्यादा है या सच में कंपनी की बुनियाद कमजोर हो गई है? यही सोच उसे बाकी भीड़ से अलग करती थी। जहां बाकी लोग डर या लालच में डिसीजन लेते, वो वहां लॉजिक ढूंढता। दूसरा, शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन पर फोकस। वो न्यूज हेडलाइन पर ट्रेड नहीं करता था, न ही किसी कंपनी की लंबी कहानी या फंडामेंटल्स पर भरोसा करता था। वो सिर्फ प्राइस को पढ़ता था, कैंडल्स, वॉल्यूम और मार्केट का इमोशन जो चार्ट पर दिखता है। उसका मानना था कि प्राइस खुद सारी जानकारी बता देता है, बस उसे पढ़ना आना चाहिए। इसी वजह से उसका होल्डिंग पीरियड बहुत छोटा होता था, कई बार तो कुछ ही घंटों का। तीसरा, सख्त रिस्क मैनेजमेंट। यही वो चीज है जो ज्यादातर ट्रेडर्स मिस करते हैं और यही सबसे बड़ी वजह है ज्यादातर अकाउंट्स के उड़ने की। बीएनएफ कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक ट्रेड में नहीं झोंकता था। हर पोजीशन का साइज पहले से तय होता, हर स्टॉप लॉस पहले से सेट होता और इमोशन को उसने कभी डिसीजन लेने नहीं दिया। नुकसान होने पर भी वो अपने सिस्टम पर टिका रहता, रिवेंज ट्रेडिंग कभी नहीं करता। बीएनएफ के करियर में एक पल ऐसा आया जिसने उसे लीजेंड बना दिया, लाइव डोर शॉक। जनवरी 2006 में जापान की एक बड़ी कंपनी लाइव डोर पर फ्रॉड का इल्जाम लगा और पूरा मार्केट दहशत में आ गया। स्टॉक क्रैश हो रहे थे, हजारों ट्रेडर्स पैनिक में बेच रहे थे और पूरे टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज को उस दिन जल्दी बंद करना पड़ा, क्योंकि सिस्टम ही ओवरलोड हो गया था। जहां बाकी सब डर में भाग रहे थे, वहीं बीएनएफ ने ठीक उसी पैनिक को अपना मौका बनाया। उसने उन शेयरों को खरीदा जो ओवरसोल्ड थे, जहां गिरावट जरूरत से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में जब मार्केट संभला, उसने भारी मुनाफा कमाया। यही वो पल था जिसने साबित किया कि उसका कॉन्ट्रेरियन सिस्टम सिर्फ थ्योरी नहीं था, बल्कि असली दहशत के बीच भी काम करता था। यही घटना आगे चलकर उसकी पहचान बन गई और लोग उसे मार्केट का भूत कहने लगे,
क्योंकि जब सब बिकवाली में डूबे होते वो चुपचाप खरीद रहा होता। यही सबसे बड़ा सबक है इस पूरी कहानी का। पैनिक के बीच शांत रहना कोई जन्मजात गुण नहीं होता। ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से बनती है। और इसी स्किल को बनाने के लिए ये 21 दिन का चैलेंज डिजाइन किया गया है। अब सवाल आता है, ये सब पढ़ने और सुनने के बाद आगे क्या? क्या सिर्फ प्रेरणा से कुछ बदलेगा? नहीं। मोटिवेशन कुछ घंटों में गायब हो जाती है। इसीलिए अब बात होगी उस 21 दिन के चैलेंज की, जो बीएनएफ के इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स पर बना है और जिसे कोई भी आज से शुरू कर सकता है, चाहे कैपिटल कितना भी छोटा क्यों ना हो। पहला हफ्ता, दिन 1 से 7। इस हफ्ते का मकसद है सिर्फ एक चीज, ओवर ट्रेडिंग बंद करना। हर दिन ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड, बस, इससे ज्यादा नहीं। चाहे मार्केट कितना भी लुभावना लगे, चाहे कोई सेटअप कितना भी परफेक्ट क्यों ना दिखे, 2 ट्रेड की लिमिट पार नहीं करनी। हर ट्रेड से पहले एक सवाल खुद से पूछना है, क्या ये सच में मेरा प्लान किया हुआ सेटअप है, या मैं सिर्फ बोरियत की वजह से या नुकसान की भरपाई के लिए ट्रेड ले रहा हूं? ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं क्योंकि पैसा गंवाने का सबसे बड़ा कारण होता है जरूरत से ज्यादा ट्रेड लेना, बिना सोचे समझे स्क्रीन से चिपके रहना। दूसरा हफ्ता, दिन 8 से 14। अब फोकस शिफ्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट पर। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस पहले से तय करना है। एंट्री लेने से पहले, न कि पोजीशन में घुसने के बाद। पोजीशन साइज ऐसा रखना है कि एक ट्रेड का नुकसान कुल कैपिटल के 1% से ज्यादा ना हो। ये हफ्ता टेस्ट करता है डिसिप्लिन को, स्किल को नहीं। इसी हफ्ते में ज्यादातर लोग महसूस करते हैं कि उनका असली दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि उनका अपना इम्पल्स है, उनकी अपनी बेचैनी है। तीसरा हफ्ता, दिन 15 से 21। अब बारी आती है कॉन्ट्रेरियन सोच की, जो बीएनएफ की सबसे बड़ी ताकत थी। हर दिन एक स्टॉक या क्रिप्टो चुनना है जो या तो बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है या बहुत ज्यादा ओवरबॉट। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, चार्ट पढ़ना है, प्राइस एक्शन नोट करना है, वॉल्यूम देखना है। ट्रेड लेना जरूरी नहीं, समझना जरूरी है कि भीड़ कहाँ गलत हो रही है और मार्केट का सेंटीमेंट कहाँ एक्सट्रीम पर पहुंच गया है। यही वो आदत है जो बीएनएफ को दूसरों से अलग बनाती थी। वो भीड़ के साथ नहीं भागता था, वो भीड़ को पढ़ता था और सही मौके पर उससे उलट खड़ा हो जाता था। 21 दिन के आखिर में एक जर्नल बनाना जरूरी है। हर दिन की एंट्री, एग्जिट, इमोशन और रीजनिंग लिखनी है, क्योंकि नंबर झूठ नहीं बोलते। अगर 21 दिन बाद देखा जाए कि डिसिप्लिन में सुधार हुआ है, ओवर ट्रेडिंग कम हुई है, भले ही प्रॉफिट कम हो या फ्लैट हो, तो समझो सिस्टम काम कर रहा है। बीएनएफ ने भी शुरुआत में बड़े नुकसान झेले थे, लेकिन उसने कभी अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं छोड़ा और यही चीज उसे बाकियों से अलग ले गई। एक बात और साफ समझनी जरूरी है, ये चैलेंज कोई गारंटी नहीं देता कि 21 दिन बाद कोई करोड़पति बन जाएगा। कोई भी ईमानदार ट्रेडर ऐसा वादा कभी नहीं करेगा। ये चैलेंज सिर्फ एक चीज बदलता है, सोचने का तरीका। इम्पल्सिव ट्रेडिंग से डिसिप्लिन ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट, और यही शिफ्ट है जो लॉन्ग टर्म में असली फर्क डालती है, चाहे रिजल्ट आज दिखे या 6 महीने बाद। बीएनएफ की कहानी में सबसे इंस्पायरिंग बात यह नहीं कि उसने कितना पैसा बनाया। सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि उसने बाजार के शोर को नजरअंदाज करना सीखा। जब सब खरीद रहे थे, वो सोच रहा था। जब सब पैनिक कर रहे थे, वो शांति से ऑब्जर्व कर रहा था। ये स्किल किसी कोर्स से नहीं आती, ये किसी इंडिकेटर से नहीं आती, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। ठीक उसी तरह ना, जैसे इस 21 दिन के चैलेंज में बनती है। एक चेतावनी भी जरूरी है। ये चैलेंज तभी काम करेगा जब रूल्स को अक्षरशः फॉलो किया जाए, बहाने बनाए बिना। अगर तीसरे ही दिन बस ये एक ट्रेड और कहकर लिमिट तोड़ी गई, तो चैलेंज वहीं खत्म समझो। असली टेस्ट यही है, जब मार्केट सबसे ज्यादा टेम्प्ट करे, तब भी अपने बनाए हुए रूल्स पर टिके रहना। बीएनएफ खुद कई इंटरव्यूज में कह चुका है कि उसकी सफलता की जड़ टैलेंट नहीं, बल्कि यही अटूट डिसिप्लिन थी। तो अगर मन में ट्रेडिंग छोड़ने का ख्याल आ रहा है, एक आखिरी कोशिश करके देखनी चाहिए। 21 दिन, 2 ट्रेड रोज, 1% रिस्क हर ट्रेड में, पहले से तय स्टॉप लॉस और भीड़ से अलग सोचने की आदत। धीरे धीरे, दिन दर दिन, शायद यही 21 दिन तय करें कि आगे की कहानी क्या होगी, हार मानने की या एक नए, ज्यादा समझदार, ज्यादा शांत ट्रेडर बनने की। नीचे कमेंट में लिखना, कौन ये चैलेंज आज से शुरू कर रहा है और किस दिन से गिनती शुरू हो रही है। चैनल को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि 21 दिन बाद
एक फॉलोअप वीडियो आएगा जिसमें बताया जाएगा कि ये चैलेंज लेने वालों का क्या हुआ और आगे किस दिशा में बढ़ना चाहिए।